डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 26। अयांश के मोबाइल में जागृति का वीडियो देखकर पंछी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसके हाथों की पकड़ भी गन पर मजबूत होती जा रही थी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बटरफ्लाई, तुम क्या चाहती हो कि मेरे आदमी तुम्हारी दोस्त को पूरी तरह से बर्बाद कर दे? सोचो, तुम्हारी दोस्त मेरे आदमियों के नीचे। अयांश की बात सुनते ही पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, कहते उसने अपने हाथ में पड़ी हुई गन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वह जागृति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, हम ये नहीं करना चाहते थे, कहते ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल बुलेट सीधा जाकर उसे आदमी के हाथ पर लगी। ये देखकर अयांश ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बटरफ्लाई, मैंने कहा था कि निशान उसके सीने को बनाना है, उसके हाथ को नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकती, मैं ही आता हूँ। कहते हुए अयांश ने अपने मोबाइल को बंद करके साइड में रख दिया और पंछी के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से पंछी के हाथ को अपने हाथ में लिया और ट्रिगर के ऊपर उसकी उंगली पर अपनी उंगली रखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश ने उस आदमी के सीने की तरफ गन को पॉइंट किया और अगले ही पल पंछी की उंगली पर अपनी उंगली को प्रेस कर दिया। कुछ ही देर में उस आदमी के सीने में बुलेट में बची हुई 4 गोलियां लग चुकी थी और वह आदमी मर चुका था। पंछी अपनी खाली आंखों से सामने मौजूद आदमी की तरफ देख रही थी, जिसे अभी अभी उसने शूट किया था। अयांश ने अपने हाथों को पंछी के हाथों से दूर करके पंछी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बटरफ्लाई, तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे मार डाला बटरफ्लाई। मेरी बटरफ्लाई खूनी है, मेरी बटरफ्लाई खूनी है। अयांश की बात सुनकर पंछी जैसे होश में वापस आई। उसने अयांश की तरफ देखा और अपने हाथ में पड़ी हुई गन की तरफ देखकर उसे खुद से दूर फेंककर चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तुमने किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। पंछी वहीं पर बैठकर चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते हुए देखकर अयांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बटरफ्लाई, तुम्हारे सच को झूठ कहने से सच बदल नहीं जाएगा। सच यही है कि उसका खून तुमने किया है। गन पर भी तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। सोचो, जब सबको पता चलेगा कि द ग्रेट पंछी खुराना, द ग्रेट रिपोर्ट, जो सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, उसने एक इंसान का खून कर दिया है तो क्या होगा? पर किसी को कैसे पता चलेगा? दुनिया की नज़रों में तो तुम मर चुकी हो। मरे हुए इंसान कैसे क्राइम कर सकते हैं बटरफ्लाई? कैसे क्राइम कर सकते हैं बटरफ्लाई? कैसे क्राइम कर सकते हैं? अयांश की बात और उसकी हंसी पंछी को अपने कानों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसने नफरत भरी नज़रों से अयांश की तरफ देखकर रोते हुए कहा, तुम एक जानवर हो, एक जानवर जिसके अंदर एहसास नहीं है, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जो दूसरों का दर्द देकर खुश होता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। पंछी की बात सुनकर अयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर पंछी की तरफ देखा और उसके बालों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुश रहना भी नहीं है बटरफ्लाई, और मैं इंसान नहीं हूँ और मुझे इंसान बनना ही नहीं है। इंसान से ज़्यादा खतरनाक जानवर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक साइको हूँ। तुम्हें पता है बटरफ्लाई, इंसानियत जिनके अंदर होती है ना, जो इंसानियत का झंडा लेकर घूमते हैं, उनसे ज़्यादा घटिया इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। तुम्हें पता है, दुनिया के सामने साफ सुथरा चेहरा रखकर घूमने वाले लोगों के चेहरे असल में कैसे होते हैं? नहीं पता ना बटरफ्लाई, कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो दिखता है वह सच होता ही नहीं है। अयांश की बात सुन पंछी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू से निकल रहे थे। उसका ध्यान बार बार इस आदमी की लाश की तरफ जा रहा था जिसे अभी अभी उसने शूट किया था। पंछी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बटरफ्लाई, तुमने ही उसे मारा है। तुम अब खूनी बन चुकी हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मुझे बुरा समझती हो ना, तो अब तुम भी बुरी बन चुकी हो। तुम मेरी बटरफ्लाई हो, इसलिए अब जो जो मैं करूँगा वही वही मैं तुमसे भी करवाऊंगा। चलो, तुम्हें दूसरा फ्लोर दिखाता हूँ। अयांश की बात सुनकर पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं आना। कहते हुए पंछी जोर से चिल्लाने लगी। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अयांश ने इरिटेट होते हुए कहा, बटरफ्लाई, चिल्लाना बंद करो।
मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और तुम चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अयांश की बात सुनकर पंछी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी, प्लीज। पंछी की बात सुन अयांश ने कहा, मैंने तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दी है बटरफ्लाई, इसलिए तुम नहीं मर सकती, तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मरने के बारे में तो भूल ही जाओ। अयांश की बात सुनकर पंछी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें और भी घर को देखना है बटरफ्लाई, मेरे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, मैं तुम्हें सारी चीज़ दिखाऊंगा, आखिर तुम मेरी बटरफ्लाई जो हो। पंछी ने उसकी तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ नहीं, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए पंछी की आंखें बंद होने लगी। अयांश ने उसकी बंद होती आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी छोटी छोटी बातों से डर गई बटरफ्लाई, अभी तो बहुत कुछ देखना है तुम्हें, अभी तो तुमने कुछ देखा भी नहीं, इतनी आसानी से कौन डरता है बटरफ्लाई। अयांश की बात सुनने से पहले ही पंछी बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। अयांश ने बेहोश पंछी की तरफ देखा और फिर सामने मौजूद आदमी की लाश की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई ने फालतू आदमी पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया। कहते हुए अयांश ने पंछी को गोद में उठाया और उसे लेकर 5th फ्लोर से वापस 2nd फ्लोर पर उसने पंछी को लाकर उसके रूम में बेड पर पटक दिया और मुंह बनाते हुए कहा, डरपोक बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश पंछी के रूम का दरवाजा बाहर से बंद करके मेंशन से बाहर चला गया। इस वक्त आधी रात का वक्त हो रहा था। अयांश के बाहर आते ही ड्राइवर ने उसकी कार निकाल दी। अयांश ने ड्राइवर को घूरते हुए कहा, बाहर निकलो। अयांश की बात सुनकर ड्राइवर चुपचाप कार से बाहर आ गया। अयांश अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गया। उसके हिडन बॉडीगार्ड जो हमेशा उसके पीछे चलते थे, वह भी उसका पीछा करने लगे। आधे घंटे के बाद अयांश की कार एक सुनसान इलाके में आकर रुकी। अयांश ने कार का दरवाजा खोला और अंधेरी जगह को देखने लगा, जहां पर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। अयांश कुछ कदमों से चलकर एक जगह पर आकर रुक गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसके कानों में एक औरत की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। अयांश ने गुस्से से कहा, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। कहते हुए अयांश के कदमों से चलता हुआ एक जगह पर आकर रुक गया। यह एक छोटा सा कब्रिस्तान था, पर यह वह कब्रिस्तान नहीं था जहां पर दोपहर में अयांश पंछी को लेकर आया था, बल्कि यह अजीब सी जगह पर बना हुआ कब्रिस्तान था। आसपास सफ़ेद गुलाब लगे हुए थे और वहां पर गिनकर कुछ ही फूल थे। अयांश एक कब्र पर जाकर बैठ गया। उसने उस कब्र पर हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। सब मुझे डर्टी समझते हैं, तुम डर्टी औरत हो, तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे गंदा खून कहते हैं। मैं नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत। कहते हुए अयांश कब्र को गुस्से से घूरने लगा। उसका ध्यान कब्र पर लगी हुई एक खूबसूरत औरत की तस्वीर पर गया, जिसे देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने उसे तस्वीर को छूते हुए कहा, तुम डर्टी औरत हो, तुम तो मर गई, पर तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया मुझे डर्टी कहती है। सारी की सारी औरतें तुम्हारी तरह ही डर्टी होती है। कहते हुए अयांश गुस्से से उस औरत की तस्वीर को देखने लगा। वह कब्र पर ऐसे बैठा था जैसे किसी नॉर्मल जगह पर। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे डर लग रहा होगा। काफी देर तक वहां पर बैठने के बाद अयांश खड़ा हो गया। उसने उसे औरत की कब्र को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मुझे सारी औरतों को क्लीन करना पड़ता है, कितनी ज्यादा डर्टी थी ना तुम। कहते हुए अयांश उस कब्रिस्तान से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। उसने कार अभी भी स्टार्ट नहीं की थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अतीत की यादों में खो गया। फ्लैशबैक, एक 6 साल का बच्चा रोते हुए अपने सामने खड़ी औरत को देख रहा था। उसने रोते हुए कहा, माँ प्लीज प्लीज, मुझे नहीं जाना वहां पर, सब लोग बहुत बुरे हैं, सब मुझे बुरा बोलते हैं, माँ नहीं जाना। उसे औरत ने गुस्से से उस बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझे जाना ही होगा, तुझे पता है ना, अगर तू वहां पर नहीं गया तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हम कैसे रहेंगे, तुझे वहां पर जाना ही होगा। उस औरत की बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज माँ। उस औरत ने गुस्से से उस बच्चे के बालों को पकड़कर उसका सर दीवार पर मारते हुए कहा, अयांश मैंने कहा ना तुम्हें जाना होगा,
उस औरत के दीवार पर सर मारते ही वह बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर एक आदमी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की। इस आवाज को सुनते ही अयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा काफी हद तक उसी से मिलता था। बस उसकी आंखें काली थी और आदमी को देखते ही वह औरत घबराने लगी। उसने घबराते हुए कहा, अभिमन्यु मैंने कुछ नहीं किया, यह मेरी बात नहीं मान रहा था। देखिए ना आप, यह आपके साथ जाना ही नहीं चाहता। वह आदमी जो कोई और नहीं अभिमन्यु सिंघानिया थे। उन्होंने अयांश के पास आकर प्यार से उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, अयांश आप मेरे साथ नहीं आओगे। अयांश ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आऊंगा, आप सब लोग बुरे हो, मुझे किसी के साथ नहीं आना, छोड़ो मुझे। कहते हुए अयांश अभिमन्यु की गोद से उतरने की कोशिश करने लगा। ये देखकर सामने खड़ी औरत ने गुस्से से कहा, यह एक नंबर का नालायक लड़का है, दिल तो करता है कि इसे मार डालूं। उस औरत की बात सुनकर अयांश ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरी औरत हो, तुम मर जाओ। अयांश की बात सुनते ही उस औरत ने गुस्से से कहा, मैं क्यों मरूं? तू मर जा, तू जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। उस औरत ने इतना कहा ही था कि अयांश जो अपनी आंखें बंद करके कार में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें खुल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मर जाओ। कहते हुए अयांश चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पिछली गाड़ियों में बैठे उसके बॉडीगार्ड जल्दी से कार से बाहर आकर उसकी कार के इर्द गिर्द खड़े हो गए। अयांश अभी भी गुस्से से अपनी कार में स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ पटकते हुए चिल्ला रहा था, तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम एक बुरी औरत हो, तुम एक गंदी औरत हो, तुम एक घटिया औरत हो, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। मैं नफरत करता हूँ तुमसे, बहुत सारी नफरत, सिर्फ नफरत करता हूँ, मर जाओ तुम, मर जाओ। अयांश लगातार चिल्ला रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अयांश को आवाज देकर उसकी कार का दरवाजा खोल सके, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। कुछ देर बाद अयांश शांत हो गया। उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम तो मर चुकी हो, तुम तो मर चुकी हो। कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम इसी लायक थी, अच्छा हुआ जो मर गई, वरना मुझे और परेशान करती। तुम इसी लायक थी, अच्छा हुआ तुम मर गई, तुम मरने के ही लायक थी। कहते हुए अयांश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर आते ही अपने बॉडीगार्ड को देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, चलो मैं तुम्हें खूबसूरत जगह दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। अयांश की बात सुनकर बॉडीगार्ड के चेहरे पर डर नजर आने लगा। एपिसोड 27। अयांश की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उन्हें डरते हुए देखकर अयांश ने हंसते हुए कहा, मैं तुम लोगों को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। कहते हुए अयांश खाली सड़क पर चलने लगा। वह आसमान की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने खुद से कहा, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर चलता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा, तो फिर मुझे चलना ही क्यों है, मुझे भगाना होगा, तभी तो मैं रास्ते को पार कर पाऊंगा, पर मैं क्यों भागूं, मेरे पास तो सब कुछ है। अयांश खुद से ही बात करते हुए वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने बाहर खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मेंशन लेकर चलो। बॉडीगार्ड जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार डार्क मेंशन की तरफ मोड़ दी। अयांश खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई मेरा इंतजार कर रही होगी, पर अगर वह सो गई होगी तो वह कैसे सो सकती है, उसे तो मेरा इंतजार करना चाहिए। कहते हुए अपना मोबाइल निकाला और लाइव सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा, जिसमें पंछी बेड के कोने पर बैठकर सुबक सुबक कर रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर अयांश ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना बटरफ्लाई, तुम किसी और के लिए अपने आंसू नहीं बहा सकती, पर लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम्हें फिर से अच्छे से समझाना होगा कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद है, पर सिर्फ मेरी वजह से आने वाले आंसू। किसी और के लिए तुम आंसू बहाओ, यह मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उस घटिया इंसान के लिए आंसू बहा रही हो जिसे तुमने मारा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बटरफ्लाई, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम धोखेबाज हो बटरफ्लाई, और धोखेबाजों को सजा मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी, अपनी सजा के लिए रेडी हो जाओ। कहते हुए उसने अपने मोबाइल को लॉक करके अपनी पैंट की पॉकेट में रख दिया।
उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। बॉडीगार्ड कार चलते हुए बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जीता जागता रोबोट हो, जिसे सिर्फ कार चलाने की इजाज़त हो, कोई और इमोशन एक्सप्रेस करने की इजाज़त ही ना दी गई हो। वह इसी तरह से बैठा हुआ था। दूसरी तरफ डार्क मैंशन में पंछी अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर रो रही थी। उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? हमेशा मेरे साथ जागृति होती थी, पर इस बार तो मेरे साथ कोई है भी नहीं। मैं क्या करूं? पंछी को समझ आ गया था कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं। ना उसके पास पीरियड्स की कोई चीज़ मौजूद थी, ना ही कुछ और। उसे इस वक्त हद से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पेट को मजबूती से पकड़ कर रखा था और घुटनों में मुंह छुपा कर रो रही थी। पंछी को रोते रोते आधे घंटे ज़्यादा का वक्त हो चुका था। उसने खुद से कहा, गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं इस तरह से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। पंछी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसके कानों में आयांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, तुमने फिर से मारने की बात की बटरफ्लाई। तुमसे कहा था ना, तुम्हें मरने की, रोने की इजाज़त नहीं है। फिर तुम क्यों मेरी बातों को इग्नोर करती हो? बोलो बटरफ्लाई। कहते हुए आयांश में चलता हुआ पंछी के सामने घुटनों के बाल आकर बैठ गया। आयांश को अपने सामने देखकर पंछी की बॉडी पहले से ज़्यादा कांपने लगी। जो कुछ भी दिन में उसके साथ हुआ था, उसके बाद उसके दिल में आयांश के लिए पहले से ज़्यादा डर भर गया था। पंछी को इस तरह से घबराते हुए देखकर आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट हैपन बटरफ्लाई, डर क्यों रही हो? तुम्हें डर लग रहा है बटरफ्लाई? वैसे डरना अच्छी बात होती है, डरना जरूरी है, पर मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें हाथ में दर्द हो रहा है बटरफ्लाई? कहते हुए आयांश ने पंछी के हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाते हुए कहा, कहाँ पर दर्द हो रहा है बटरफ्लाई? बताओ मुझे। पंछी ने सिसकते हुए कहा, नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। पंछी के पास सच बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे आयांश की बात अच्छे से याद थी। उसे झूठ बोलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो लोग झूठ बोलते हैं वह उनकी जबान कटवा देता है। ये भी बात पंछी अच्छे से जानती थी, और फिलहाल उसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाना था। पंछी की बात सुनकर आयांश ने प्यार से कहा, क्या हुआ मेरी बटरफ्लाई को? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बताओ मुझे। कहते हुए आयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भर लिया। पंछी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। यह इंसान उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था, जैसे सच में इस इंसान को उसकी परवाह हो, पर पंछी अच्छे से जानती थी कि यह इंसान कितना ज़्यादा अच्छा एक्टर है। गिरगिट से भी अच्छे से रंग बदलना इस इंसान को आता था। पंछी को कुछ न बोलते हुए देखकर आयांश ने उसके चेहरे को दबाते हुए कहा, बटरफ्लाई बताओ ना, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम मेरी बटरफ्लाई हो ना, मुझे सब कुछ बताओ। अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो फिर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें पनिशमेंट चाहिए क्या बटरफ्लाई? आयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, वह मेरे पीरियड्स की डेट आ गई है। शायद वह आने वाले हैं, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। मुझे हमेशा पीरियड के टाइम पर इसी तरह से दर्द होता है। मेरे पास पीरियड्स की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कहते हुए पंछी फिर से रोने लगी। पंछी की बात सुनकर आयांश ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बटरफ्लाई? तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना बटरफ्लाई? कहते हुए आयांश ने झटके से पंछी को गोद में उठा लिया। पंछी ने डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बटरफ्लाई, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहते हुए आयांश ने पंछी को बेड पर लिटा दिया। पंछी ने उठने की कोशिश की तो आयांश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, सोचना भी मत। कहते हुए आयांश ने पंछी की शर्ट को ऊपर उठाया। पंछी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मत करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आयांश ने उसे घूरते हुए कहा, अपने हाथ को हटाओ बटरफ्लाई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयांश की बात सुनकर पंछी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर चुपचाप अपने हाथ को उसके हाथों से हटा दिया। आयांश ने पंछी के पेट के निचले हिस्से को हल्के हल्के से दबाते हुए कहा, तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं या फिर आने वाले हैं बटरफ्लाई? पंछी ने रोते हुए कहा, आने वाले हैं शायद, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। पंछी की बात सुनकर आयांश ने उसकी तरफ देखा और वहां से अपना मोबाइल लेकर दूसरी तरफ चला गया। पंछी को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पेट को टच नहीं कर रहा है, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आयांश आसपास कहीं भी नहीं था।
ये देखकर पंछी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान है क्या। पल में यहाँ, पल में वहाँ, पल में अच्छा, पल में बुरा, पल में बच्चा। आखिर यह इंसान इस तरह से रंग क्यों बदलता है? कभी कभी बिल्कुल मासूम से बच्चों की तरह इनोसेंट तो कभी किसी शैतान से भी ज्यादा डरावना। पंछी यह सब सोच ही रही थी कि आयांश बालकनी से वापस आ गया। वह किसी से बात कर रहा था। पंछी ने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया। आयांश ने वापस आकर मोबाइल को साइड में रख दिया और पंछी के पास आकर उसके पेट के निचले हिस्से को हल्के के हाथ से दबाने लगा। पंछी को इस वक्त शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, पर साथ में आयांश की तरह से दबाने की वजह से उसे राहत भी महसूस हो रही थी। आयांश ने पंछी की बंद आंखों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द से राहत मिल रही है बटरफ्लाई? पंछी ने आयांश की बात सुनकर धीरे से अपना सर हिला दिया। आयांश ने गुस्से से कहा, मैंने कहा बोलो बटरफ्लाई। भगवान ने जबान बोलने के लिए दी है ना, तो उसका इस्तेमाल करो, वरना ये शैतान तुम्हारी जबान को काटकर तुम्हें बोलने के लायक नहीं छोड़ेगा। आयांश की बात सुनकर पंछी ने डरते हुए कहा, हाँ, हमें दर्द से राहत मिल रही है। पंछी को बोलते हुए देखकर आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, इसी तरह से जवाब दिया करो वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। कहते हुए आयांश पंछी के पेट को दबाने लगा। कुछ देर बाद पंछी को कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से आयांश को खुद से दूर करते हुए कहा, आई थिंक मुझे पीरियड्स आ चुके हैं। कहते हुए पंछी ने उठने की कोशिश की। पंछी उठ पाती इससे पहले ही आयांश ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं हूं ना बटरफ्लाई, तुम्हें अपनी गोद में उठाने के लिए। फिर तुम क्यों अपने पैरों को तकलीफ दे रही हो? आयांश की बात सुनकर पंछी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ओनर हूं बटरफ्लाई। आई एम योर ओनर, तो मुझे ही तो तुम्हारा ध्यान रखना होगा ना, वरना मेरा खिलौना खराब हो जाएगा। आयांश के मुंह से खुद के लिए खिलौना सुनकर पंछी की आंखों में आंसू आ गए। वह इंसान थी, खिलौना नहीं, और यह इंसान उसे खिलौना कह रहा था, पर इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इस इंसान की बातों को सुनने के अलावा। आयांश पंछी को लेकर बाथरूम में आ गया। पंछी ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, प्लीज आप बाहर चले जाए। पंछी को इस वक्त नहाना था क्योंकि उसके कपड़े खराब हो चुके थे। आयांश ने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बटरफ्लाई, तुम मेरी बटरफ्लाई हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आयांश की बात सुनकर पंछी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर आयांश ने उसे कंधों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है बटरफ्लाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम तो मेरी हो, मैं तुम्हें हर कंडीशन में देख सकता हूँ। तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें महसूस करने का पूरा हक है मुझे बटरफ्लाई। आयांश की बातें सुनकर पंछी का दिल चकनाचूर हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि काश कोई करिश्मा हो जाए और यह इंसान उसकी जिंदगी से गायब हो जाए, पर क्या सच में ऐसा हो सकता था? नहीं। पंछी अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। आयांश ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रोने की जरूरत नहीं है बटरफ्लाई, क्योंकि तुम्हारे रोने से मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से ही नहलाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छे से क्लीन करूंगा, तुम मेरी बटरफ्लाई जो हो। दर्द की वजह से पहले ही पंछी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और अब आयांश की बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। वह रोते हुए वहीं पर घुटनों के बल बैठ गई क्योंकि अब उसका दर्द बढ़ चुका था। आयांश ने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, देखो बटरफ्लाई, तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम मेरी मदद को एक्सेप्ट करने की जगह पर ऐसे रो रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है। पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया, मेरे दोस्तों को छीन लिया, मेरी जॉब छीन ली, सब कुछ, पर अब मैं मुझसे मेरी इज्जत मत छीनो प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगी अपनी इज्जत के बिना। पंछी की बात सुनकर आयांश ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कब तुम्हारी इज्जत छीनी बटरफ्लाई, मैं तो बस तुम्हें नहलाना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छे से क्लीन करना चाहता हूँ, तुम मेरा खिलौना हो, अगर तुम अच्छी नहीं रही तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कैसे? इसलिए अब ये नौटंकी बंद करो और खड़ी हो जाओ बटरफ्लाई, मैं तुम्हें अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। आयांश की बात सुनकर पंछी के चेहरे पर आंसू की बूंदें चमकने लगी। वह इस इंसान को किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर भेजना चाहती थी। आयांश ने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो बटरफ्लाई, मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? गुस्सा मत दिलाओ ना। कहते हुए आयांश ने पंछी के पास आकर उसकी शर्ट को झटके से फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया।
पंछी ने जैसे ही यह महसूस किया, उसकी सांसें घबराहट की वजह से तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख दिया। उसके दोनों हाथों को उसके सीने से हटाकर दीवार पर प्रेस करते हुए कहा, मुझे क्या छुपा रही हो बटरफ्लाई? तुम पूरी की पूरी मेरी हो। तुम पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट पर मेरा हक है। एपिसोड 28। पंछी आंसू भरी आंखों से अयांश की तरफ देख रही थी। उसके ऊपर की बॉडी पर इस वक्त उसने सिर्फ इनर पहनी हुई थी क्योंकि अयांश ने अभी अभी उसकी शर्ट को फाड़कर फेंक दिया था। पंछी की आंखों में आंसू देखकर अयांश ने उसके हाथों को छोड़कर एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, रो क्यों रही हो बटरफ्लाई? तुम क्यों रो रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम छोटी छोटी बातों पर रोती क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे रोकोगी तो फिर मुझे गुस्सा आएगा ना बटरफ्लाई? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज, मैं खुद नहा लूंगी। प्लीज यहाँ से बाहर चले जाओ। पंछी की बात सुनकर अयांश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्यों गुस्सा दिलाती हो? क्यों बार बार मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? मैंने अभी अभी तुम्हें बताया ना, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बॉडी पर, हर चीज पर मेरा हक है, तो तुम मुझे इस तरह से मना नहीं कर सकती। इसलिए अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ बटरफ्लाई। मैं तुम्हें अच्छे से क्लीन कर दूंगा। अयांश की बात सुनकर पंछी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश ने पंछी की बॉडी के बचे हुए कपड़ों को भी निकालकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। पंछी बस अपनी आंखों को बंद करके और अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को बांधकर खड़ी थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ भी किया तो यह इंसान उसके साथ अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इस वक्त उसे खुद से नफरत हो रही थी। अयांश ने पंछी को गोद में उठाकर बाथटब में बिठा दिया और उसकी बॉडी को हल्के हाथों से क्लीन करने लगा। पंछी ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली। अयांश ने पंछी को अच्छे से नहलाते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई कितनी नाजुक है, कितनी खूबसूरत है। तुम्हें पता है बटरफ्लाई, मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, इसलिए तुम मेरी बटरफ्लाई हो। पंछी को अयांश की बातें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। उसने खुद से कहा, जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो अयांश सिंघानिया, इस सब का बदला एक दिन मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना मिल जाए। मरने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। कहते हुए पंछी ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वह बेड बैठी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी पर जाग था। यह महसूस करके उसने सुकून की सांस ली। उसने देखा तो अयांश उसके हाथों को हल्के हाथों से क्लीन कर रहा था। जहां तक उसने सुना था, अयांश किसी जानवरों की तरह लड़कियों की बॉडी को रगड़ था, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। कुछ देर बाद पंछी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई को कैसा महसूस हो रहा है? क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है? अयांश की बात सुनकर पंछी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ये साइको इंसान इस वक्त केयरिंग बन चुका था और उसकी केयर पंछी को हजम नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे जरूर इस इंसान के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। पंछी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अयांश ने प्यार से कहा, क्या हुआ बटरफ्लाई? तुम्हें डर लग रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं। मेरी बटरफ्लाई दर्द में है और मैं अपनी बटरफ्लाई को और दर्द कैसे दे सकता हूँ? कहते हुए अयांश ने पंछी को फिर से गोद में उठा लिया। पंछी ने शर्म और गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त को बिना कपड़ों में अयांश की गोद में थी। उसकी बंद आंखों को देखकर अयांश ने कहा, बटरफ्लाई अपनी आंखें खोलो। तुम्हें शर्म आ रही है? शर्मा क्यों रही हो? मैं भी पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ और तुम तो मेरी ही हो ना। कहते हुए पंछी को तौलिए में लपेट लिया और उसे उसी तरह से अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। उसने पंछी को लाकर बेड पर बैठा दिया और खुद दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे के बाहर ही एक पेपर बैग रखी हुई थी। अयांश ने पेपर बैग उठाए और अंदर जाकर उसने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, ये लो बटरफ्लाई, तुम्हें जो जो चाहिए सारी चीज यहाँ पर है। कहते हुए अयांश ने पंछी के सामने पेपर बैग रख दी। पंछी अभी भी सिकुड़कर बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अयांश मुस्कुराते हुए सही देख रहा था। पंछी का ध्यान के हाथ में पड़ी हुई पेपर बैग पर गया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगी। उसके चेहरे की कंफ्यूजन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बटरफ्लाई तुम्हें पीरियड्स आए हैं ना, तो यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की चीज है।
क्या तुम चाहती हो कि ये सारी चीज भी इस्तेमाल में करना सिखाऊं तुम्हें, या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं? पंछी ने जैसे ही आयांश की बात सुनी उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से पेपर बैग को अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं मैं खुद कर लूंगी। कहते हुए पंछी पेपर बैग को उठाकर अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए वहां से सीधा क्लोजेट रूम में भाग गई। पंछी को जाते हुए देखकर आयांश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो अपनी बटरफ्लाई की परवाह कर रहा हूं, पर फिर भी वह ऐसे बर्ताव कर रही है। सारे के सारे लोग अजीब है, पता नहीं इन लोगों को नॉर्मल क्यों नहीं रहना आता। कहते हुए आयांश गाना गुनगुनाता हुआ बालकनी में चला गया। उसने बालकनी में आकर अपना मोबाइल निकाला और पीरियड के बारे में सर्च करने लगा। वही पंछी क्लोजेट में आकर अपनी गहरी गहरी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, आखिर क्या है यह इंसान, पल भर में रंग बदलता है। इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। इतना केयरिंग, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, या फिर यह इंसान कोई बहरूपिया तो नहीं है? वह पागल कहीं चला तो नहीं गया अपने किसी बहरूपिया इंसान को यहाँ पर छोड़कर? ओह गॉड, मैं क्या करूं? पहले मुझे खुद को क्लीन करना होगा। कहते हुए पंछी ने क्लोजेट से जल्दी से कपड़े निकाले और पेपर बैग में से पैड्स निकालकर उन्हें इस्तेमाल करके जैसे तैसे बाहर आ गई। वहां पर कई सारी डार्क चॉकलेट भी रखी हुई थी। पंछी ने रूम में आकर देखा तो आयांश रूम में नहीं था। ये देखकर उसने सुकून की सांस ली। वह अभी चुपचाप बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रही थी कि उसे पीछे से आयांश की आवाज सुनाई दी, बटरफ्लाई। आयांश की आवाज सुनकर पंछी ने डरते हुए पीछे पलट कर देखा तो आयांश अपने हाथ में एक ट्रे और ट्रेन में गिलास लेकर खड़ा था। आयांश को देखकर पंछी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयांश ने पंछी के पास आकर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, ये लो बटरफ्लाई, ये है जिंजर टी, इसे पीने से तुम्हें दर्द नहीं होगा। आयांश की बात सुनकर पंछी की आंख हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह इंसान उसकी परवाह कर सकता है। पंछी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आयांश ने कहा, बटरफ्लाई ये लो, ये जिंजर टी है, इसे पीने से तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं जहर मिलाकर नहीं लाया हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता बटरफ्लाई, अगर तुम मर गई तो फिर मैं खेलूंगा किसके साथ? आयांश की बात सुनकर पंछी जो हैरानी से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में फिर से आयांश के लिए नफरत नजर आने लगी। पंछी की आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर मुझे कितना सुकून मिलता है, तुम सोच भी नहीं सकती बटरफ्लाई, बहुत सुकून मिलता है। बाद में मुझे ऐसे ही नफरत से देखते रहना, पहले तुम इसे खत्म कर लो। कहते हुए आयांश ने पंछी के हाथ में जिंजर टी का गिलास दे दिया। पंछी ने भी चुपचाप उसके हाथ से वह ले लिया, क्योंकि सच में इस वक्त से दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके लिए हमेशा पीरियड के दिन काफी मुश्किल रहते थे। आगरा में उसकी माँ और उसकी भाभी हमेशा उसकी केयर करती थी और यहाँ मुंबई में जागृति थी। इस वक्त उसके पास उन तीनों में से कोई भी नहीं था। उसके पास ये शैतान था जिसने उसे दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर इस वक्त यही शैतान उसकी परवाह कर रहा था। पंछी ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और जिंजर टी को उसके हाथ से लेकर पी लिया। जिंजर टी को पीकर ग्लास को वापस ट्रे में रख दिया। आयांश ने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम सो जाओ बटरफ्लाई, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? आयांश की बात सुनकर पंछी चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। पंछी को इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखकर आयांश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बटरफ्लाई मैंने कहा सो जाओ, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही हो, बोलो बटरफ्लाई। कहते हुए आयांश के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसे गुस्से में देखकर पंछी जल्दी से बेड पर लेट गई। उसे बेड पर लेटे हुए देखकर आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बातें माना करो वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। कहते हुए आयांश ने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और बालकनी में चला गया। वही पंछी बेड पर लेटी हुई थी और आयांश को देख रही थी। उसने खुद से कहा, इस इंसान को हुआ क्या है? ये शैतान से इंसान कब बना? नहीं, जरूर इसके पीछे इसका कुछ मकसद होगा। पहले मुझे अच्छे से आराम करने के लिए मजबूर करने, बाद में मुझे तकलीफ देने के बारे में सोच रहा होगा। पंछी का दर्द की वजह से बुरा हाल हो रहा था, ऊपर से उसका दिमाग भी खराब हो चुका था क्योंकि आयांश का बर्ताव उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आयांश वापस आ गया और उसने जाकर सीधा दरवाजा खुला। दरवाजे पर हॉट वाटर बाग रखी हुई थी, जिसे लेकर आयांश अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, बटरफ्लाई सोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है,
मैं जानता हूँ तुम जगी हुई हो, अपनी आंखें खोलो। अयांश जाकर पंछी के बगल में बैठकर बैठ गया। अयांश को अपने बगल में बैठता हुआ महसूस करके पंछी को घबराहट होने लगी। पंछी को घबराया हुआ देखकर अयांश ने हंसते हुए कहा, डर क्यों रही हो बटरफ्लाई? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं कहते हुए अयांश ने धीरे से पंछी की शर्ट को ऊपर उठाया। पंछी ने इस बार उसके हाथ को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। अयांश ने हॉट वाटर बैग को पंछी पेट के निचले हिस्से में रखा और उसकी शर्ट को ढक दिया। पंछी हैरानी से सब कुछ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शैतान उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखा और उसके सर को हल्के हाथों से दबाते हुए कहा, तुम सो जाओ बटरफ्लाई। मैं हूं ना, तुम सो जाओ। पंछी को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं सोने के बाद यह इंसान उसके साथ कुछ करना दे, पर अब उसे सच में नींद आ रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अयांश की तरफ देखा, जो कि बेहद शांत तरीके से उसके सर को दबा रहा था। उसका पूरा ध्यान पंछी के सर को दबा नाम था। कुछ ही देर में पंछी की आंख लग गई। जिंजती पीने की वजह से और हॉट वाटर बाग पेट के निचले में होने की वजह से उसे अपने दर्द से काफी राहत मिल रही थी। ऊपर से अयांश उसके सर को अच्छे से दबा रहा था। कुछ देर बाद अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखकर अजीब तरह से मुंह बनाते हुए कहा, तुम सो गई बटरफ्लाई। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? कहते हुए अयांश के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अच्छे से पंछी को कमर से ढाका और बालकनी में आ गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत करो, मुझे पीरियड्स आए हैं, मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसे औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर अयांश ने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज सो चुकी थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने खुद से कहा, बहुत दर्द होता है ना, बहुत दर्द होता है, मेरी बटरफ्लाई को भी हो रहा होगा। कहते हुए अयांश वापस रूम में आ गया और पंछी के बगल में बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। आधी रात बीत चुकी थी पर अयांश अभी भी पंछी के चेहरे को ही देख रहा था। नींद में जब भी पंछी दर्द की वजह से कर रहा थी, अयांश उसके सर को दबाने लगता तो कभी उसके पेट को दबाने लगता। एपिसोड 29। सुबह का वक्त। पंछी की जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि किसी का हाथ उसके सर पर है। उसने धीरे से आंख खोलकर देखा तो इस वक्त अयांश अपनी लाल आंखों से उसे ही देखते हुए उसके सर को दबा रहा था। अयांश की लाल आंखों को देखकर पंछी घबराकर उठकर बैठ गई। उसकी हरी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोया ही ना हो। पंछी ने डरते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पंछी की बात को इग्नोर करके अयांश ने अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या बटरफ्लाई? दिखाओ मुझे। अयांश की बात सुनकर पंछी ने डरते हुए कहा, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। पंछी की बात सुनकर अपने पास खींचते हुए अयांश ने कहा, मैं तुमसे दूर क्यों रहूं बटरफ्लाई? तुम तो मेरी बटरफ्लाई हो ना, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। मुझे बताओ बटरफ्लाई, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? कहते हुए अयांश पंछी के पेट के निचले हिस्से को दबाने लगा। पंछी ने अपने होठों को बाइट करते हुए कहा, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज जाने दो। पंछी की बात सुनकर अयांश ने कहा, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश ने पंछी को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम में आ गया। पंछी ने घबराते हुए कहा, मैं नहा लूंगी, प्लीज आप बाहर जाए। पंछी की बात को इग्नोर करके अयांश पंछी के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगा। पंछी ने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज मत करो, मैं मर जाऊंगी। मरने की बात सुनकर अयांश का हाथ रुक गया। उसने गुस्से से पंछी की तरफ देखा और उसकी गर्दन को दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मर जाओगी, मैं तुमसे कहा था ना, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है, फिर क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, तो क्यों तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? एक छोटी सी गलती के लिए तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। एक छोटी सी गलती के लिए तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। एक छोटी सी गलती के लिए तुमने मुझे कैद करके रखा है और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आएगा? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरी जान लेकर एक साथ किस्सा ही खत्म कर दो। तुम इस तरह से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। पंछी की बात सुनकर अयांश ने पंछी की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो बटरफ्लाई, बहुत बुरी।
मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। डिड यू नो अबाउट टॉर्चर? क्या तुम जानती हो कि टॉर्चर होता क्या है? एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि टॉर्चर होता क्या है। इतने अच्छे से बताऊंगा बटरफ्लाई की जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अयांश की बात सुनकर पंछी को घबराहट होने लगी। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने साइको इंसान के सामने अपना मुंह खोला। उसने डरते हुए कहा, देखो प्लीज मुझे जाने दो। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी, कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम कहोगे तो यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि तुम सोच भी नहीं सकते। पंछी की बातें सुनकर अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते जा रहे थे। उसने झटके से पंछी को बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने कहा कि मुझे अपनी बटरफ्लाई के साथ खेलना है। मैंने कहा कि मुझे अपनी बटरफ्लाई को अपने पास रखना है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तुम जानबूझकर यह सब कुछ करती हो ना ताकि मैं गुस्से से पागल होकर तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं और फिर तुम रोना धोना स्टार्ट करके मुझे गलत कहो। जैसे सब लोग मुझे गलत कहते हैं, सब लोगों को मैं ही गलत लगता हूं बटरफ्लाई। सब लोग मुझे ही गलत समझते हैं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूं कि सब लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए मैं गलत बन चुका हूं ताकि दुनिया मुझे गलत ही समझे। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है बटरफ्लाई, बिल्कुल भी शौक नहीं है। कहते हुए अयांश का ध्यान पंछी के होठों की तरफ गया। उसने पंछी के होठों की तरफ देखते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम्हारे होंठ बहुत टेस्टी है बटरफ्लाई, बहुत टेस्टी, इतने टेस्टी कि दिन भर खा सकता हूँ। अयांश की बात सुनकर पंछी घबराते हुए पीछे होने लगी। वह पीछे जा पाती इससे पहले ही अयांश ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। पंछी अयांश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर अयांश की पकड़ पंछी पर मजबूत होती जा रही थी। किस करते हुए अयांश ने पंछी को दीवार से सटा दिया और एग्रेसिव होकर उसके होठों को चूमने लगा। अयांश को इस तरह से किस करते हुए देखकर पंछी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह अपने दोनों हाथों से अयांश के सीने पर मुक्का मारकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर अयांश उसे दूर होने की जगह पर उसके और करीब आ रहा था। काफी देर स्ट्रगल करने के बाद जब पंछी अब वह ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, उसने पूरी ताकत लगाकर अपने होठों से अयांश के होठों पर बाइट किया। उसने इतनी जोर से बीते किया था कि अयांश पंछी के होठों से दूर हो गया। उसने अपने अंगूठे से अपने होठों को टच करके देखा तो उसके होठों से खून निकल रहा था। अयांश ने खून की तरफ देखा और टेढ़ी मुस्कुराहट के पास कहा, मेरी बटरफ्लाई को काटना भी आता है। मेरी बटरफ्लाई तो वाइल्ड हो गई, मेरे साथ रहते रहते और वाइल्ड हो जाओगी बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश ने पंछी को बाथटब में पटक दिया। पंछी बेचारी यह सब कुछ क्या हो रहा है समझ पाती इससे पहले ही उसकी बॉडी से उसके कपड़े अलग हो चुके थे। पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो पागल इंसान, छोड़ दो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट के लिए चले जाओ, तुम एक साइको हो। पंछी की बात सुनकर अयांश ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके उसके हाथों को जोर जोर से रगड़ते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर मुझे ट्रीटमेंट की नहीं, मुझे सुकून की तलाश है और मुझे सुकून मिल रहा है। तुम्हें दर्द में देखकर, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे सुकून मिल रहा है बटरफ्लाई, बहुत सुकून मिल रहा है। कहते हुए अयांश की पकड़ पंछी के हाथों पर मजबूत हो गई। अयांश काफी जोर जोर से पंछी के हाथों को रगड़ रहा था। पंछी की रो रोकर हालत खराब हो चुकी थी। पीरियड्स की वजह से बाथटब पानी भी लाल हो चुका था पर अयांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पंछी ने रोते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। पंछी की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बटरफ्लाई वह तो कल आए थे ना, सिर्फ पहले दिन दर्द होता है। मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए अब नौटंकी मत करो और मुझे तुम्हें अच्छे से क्लीन करने दो। मैंने तुम्हें अच्छे से क्लीन ही नहीं किया था अस्पताल से आने के बाद। उस डॉक्टर ने कितनी बार तुम्हारे हाथों को टच किया था यहाँ पर। कहते हुए अयांश उसी जगह पर अच्छे से क्लीन करने लगा जहाँ पर ड्रिप लगी हुई थी। पंछी को अभी भी ट्रिप की वजह से वहां पर दर्द महसूस होता था और अयांश के इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ करने की वजह से उसे और भी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे पर इस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद अयांश ने पंछी के आंसू से भीगे हुए चेहरे की तरफ देखा। वो नफरत भरी नजरों से अयांश की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत देखकर अयांश ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहा,
जब तुम मुझे ऐसे दिखती हो ना बटरफ्लाई, सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिलती है मेरी प्यारी बटरफ्लाई, कहते हुए अयांश ने पंछी के गालों को चूम लिया। पंछी ने नफरत भरी आवाज में कहा, तुम एक साइको हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना बटरफ्लाई, मुझे ट्रीटमेंट के लिए मुझे सुकून की जरूरत है और मुझे सुकून मिल रहा है। तुम्हें परेशान करके, तुम्हें रुला के, तुम्हें तकलीफ दे के, लोगों को मार के, लोगों को क्लीन करके मुझे सुकून मिल रहा है, तो मुझे और किसी सुकून की तलाश नहीं है बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश पंछी को गोद में उठाकर वापस रूम में लेकर आ गया। उसने पंछी को बेड पर पटकते हुए कहा, रेडी हो जाना, मैं तुम्हारा केयरटेकर नहीं हूँ। कहते हुए अयांश वहां से चला गया। पंछी ने नफरत भरी नजरों से जाते हुए अयांश की तरफ देखते हुए कहा, बस एक मौका मिल जाए मुझे यहाँ से भागने का, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में तबाही बनकर आऊंगी। यह अयांश सिंघानिया से पंछी खुराना का खुद से वादा है। कहते हुए पंछी ने अपने आंसू साफ किया। वही अयांश बाहर आया ही था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने अजीब सा मुंह बनाकर अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो मोबाइल पर सिंघानिया मेंशन नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर उसकी हरी आंखों में गुस्सा और नफरत नजर आने लगी। उसने कुछ देर तक फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फिर कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से उसके कानों में एक सर्वेंट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अयांश सर, मैडम की तबीयत खराब हो गई है, वह बेहोश हो गई है, इस वक्त उनका ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर घर पर आए हैं। अयांश ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर अजीब सा डर नजर आने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, कितनी देर पहले वह बेहोश हुई थी? अयांश की बात सुनकर दूसरी तरफ से सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, 15 मिनट पहले सर। सर्वेंट की बात सुनकर अयांश ने गुस्से से कहा, तुमने पूरे 15 मिनट बाद मुझे ये न्यूज़ दी है, अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। कहते हुए कदमों से चलता हुआ मेंशन के बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। अयांश कार के अंदर बैठ गया। उसने कार चलाते हुए ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, सिंघानिया मेंशन। इतना कहते ही ड्राइवर ने कार सिंघानिया मेंशन की तरफ मोड़ दी। सारे बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। 1 घंटे के बाद आज की कार बड़े से आलीशान सिंघानिया मेंशन के सामने आकर रुकी। अयांश कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। वह आज 3 सालों के बाद सिंघानिया मेंशन आया था। सिंघानिया मेंशन को देखते ही उसके चेहरे पर नफरत, दर्द, गुस्सा सब कुछ नजर आने लगा। उसने गहरी सांस ली और तेज कदमों से चलता हुआ सिंघानिया मेंशन के लिविंग रूम में अपने कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, उसके कानों में किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुमसे कहा था ना, अपने मनहूस कम दोबारा यहाँ पर मत रखना, पर फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। लगता है तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। इस आवाज को सुनते कि अयांश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। इस बार उस आदमी ने तेज आवाज में कहा, अपने मनहूस कदम इस घर में रखे हैं तो बता दो कि यहाँ पर आने की क्या वजह है, क्योंकि तुम्हारे जैसे रखेल का बेटा बेमतलब तो नहीं आ सकता। अयांश ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखें आग उगलने लगी। उसने पलट कर देखा तो सीढ़ियों से जगदीश सिंघानिया नीचे उतर रहे थे। जगदीश सिंघानिया को देखते ही अयांश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आने लगी। इतनी नफरत शायद ही उसे किसी से होगी जितनी इस बूढ़े इंसान से थी। जगदीश सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? अपनी सच्चाई सुनकर दर्द हो रहा है? तुम्हारा सच यही है कि तुम एक रखेल के बेटे हो। रखेल नहीं तो क्या थी तुम्हारी माँ? वह कोठे वाली, धंधे वाली, उसके बेटे हो तुम। गंदा खून हो तुम। अयांश ने जैसे ही यह सुना, तेज कदमों से चलता हुआ जगदीश सिंघानिया के पास आ गया। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर जगदीश सिंघानिया के सर पर दे मारा। जगदीश सिंघानिया को शायद इसका एहसास ही नहीं था कि अयांश ऐसा कुछ करेगा, इसलिए अचानक से अयांश के वार करने की वजह से उनके मुंह से चीख निकल गई। जगदीश सिंघानिया वहीं पर सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठ गए। अयांश ने गुस्से से उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, बुड्ढे कहाँ था ना, मेरे रास्ते में मत आना, पर लगता है कि तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। बहुत शौक है ना मुझे गुस्सा दिलाने का, तो अब मर बुड्ढे। कहते हुए अयांश की पकड़ लगातार जगदीश सिंघानिया की गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी। जगदीश सिंघानिया के माथे से खून निकल रहा था और अयांश की आंखें आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह जगदीश सिंघानिया की जान लिए बिना उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। एपिसोड 30।
अयांश अभी भी लगातार गुस्से से जगदीश सिंघानिया की गर्दन को दबा रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। उसकी हरी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और वह लगातार जगदीश सिंघानिया की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूर कर रहा था। अयांश ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदा खून कहने की? बुढ़े, मैंने कहा था ना, मेरे सामने मत आना, पर तू मरना चाहता है, इसलिए तू बार बार मेरे सामने आता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदा खून कहने की? मैं गंदा खून नहीं हूँ, गंदा खून नहीं हूँ, कहते हुए अयांश ने गुस्से से जगदीश सिंघानिया की गर्दन को छोड़ दिया। अयांश के छोड़ते ही जगदीश सिंघानिया सीढ़ियों पर ही लुढ़क गए। वह नीचे की 2 सीढ़ियों पर थे, जिस वजह से नीचे गिरने के बाद भी उन्हें चोट नहीं लगी। हालांकि अयांश के फ्लावर वास से वार करने की वजह से उनके माथे से खून निकल रहा था और उसके गर्दन दबाने की वजह से जगदीश सिंघानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह मर ही जाएंगे। वह गहरी गहरी सांस से लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अयांश ने उनकी तरफ देखकर गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़े मुझे गंदा खून कहने की? मैंने कितनी बार बताया कि मैं गंदा खून नहीं हूं, पर तू मानता ही नहीं है। आज मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा खून गंदा नहीं है, कहते हुए अयांश जगदीश सिंघानिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अयांश को अपनी तरफ आते हुए देखकर जगदीश सिंघानिया की हालत खराब हो गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास मत आना वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जगदीश सिंघानिया की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तेरी भी औकात है कि तुम मुझे हाथ लगा सके? मुझे गंदा खून कहा ना तूने, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरा खून गंदा नहीं है, कहते हुए जगदीश सिंघानिया के पास घुटनों के पर बैठकर उसके माथे से निकल रहे खून की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बुढ़े, इतने से खून से कैसे साफ होगा कि मैं अच्छा खून हूँ या गंदा खून? आज मैं तुझे बताता हूँ, कहते हुए मुस्कुराते हुए साइड टेबल की तरफ देखा। वहां पर फ्रूट बास्केट रखी हुई थी और वहां पर एक चाकू भी था। चाकू को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आता हूं, कहते हुए अयांश वहां से उठकर चाकू की तरफ जाने लगा। वही उसे इस तरह से चाकू को देखते हुए देखकर जगदीश सिंघानिया की हालत खराब हो गई। उन्होंने उठकर जाने की कोशिश की, पर तब तक अयांश अपने हाथ में चाकू लेकर वापस उनके पास आ चुका था। उसने उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? गंदा खून? रखेल का बेटा, यही कहा था ना? जगदीश सिंघानिया, कहते हुए अयांश अपने हाथ में पड़े हुए चाकू को जगदीश सिंघानिया की गर्दन पर घुमाने लगा। जगदीश सिंघानिया ने अपनी सांसों को रोक कर रखा हुआ था। उनकी हालत घबराहट की वजह से खराब हो रही थी। उन्होंने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना, बस तुम हमारे परिवार से दूर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम क्यों यहाँ पर वापस आए? जगदीश सिंघानिया की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? बहुत जबान चलती है बुढ़े तेरी, आज लगता है कि इसे काटना ही होगा। वैसे भी बहुत पहले से मैं इसे काटने के बारे में सोच रहा था, पर मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, पर अब वक्त भी है, तू भी है, मैं भी हूँ और यह चाकू भी है। इसे बहुत जल्दी हो रही है तेरी जबान पर चलने की। सोच, जब तेरी जबान कटेगी तो खून निकलेगा, फिर मैं तेरे खून से अपने खून को मिलाकर देखूंगा कि मेरा खून गंदा है या नहीं। कितना मजा आएगा ना बूढ़े? अयांश की बात सुनकर जगदीश सिंघानिया की हालत खराब होने लगी। उन्होंने काफी डरी हुई आवाज में कहा, देखो बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत नहीं दी है। जगदीश सिंघानिया की बात सुनकर अयांश ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे एक दिन में सड़क पर लाकर रख सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे पास, पर वह क्या है ना, मेरी मॉम ने कहा है कि तू बुढ़ा है और तू सड़क पर घूम नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अब तक कुछ किया नहीं, पर लगता है कि तेरे साथ कुछ करना ही होगा। अयांश अभी जगदीश सिंघानिया की गर्दन पर चाकू चला ही रहा था कि तभी उसे पीछे से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, क्या कर रहे हो, कहते हुए किसी ने आकर अयांश का हाथ पकड़ लिया। अयांश ने गुस्से से पलटकर पीछे देखा तो पीछे अभिमन्यु सिंघानिया खड़े थे। उन्हें देखते ही अयांश की आंखों में और भी ज्यादा नफरत नजर आने लगी। उसने उन्हें धक्का देते हुए कहा, मुझे छूने की हिम्मत मत करना वरना हाथों को काटकर फेंक दूंगा। अयांश के धक्का देने की वजह से अभिमन्यु सिंघानिया फ्लोर पर गिर गए। उन्होंने अयांश की तरफ देखते हुए कहा, देखा अयांश, ये सब मत करो, दादा है वह तुम्हारे। जगदीश सिंघानिया ने जैसे ही यह सुना उन्होंने चिल्लाते हुए कहा,
इस रखेल के बेटे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसका दादा नहीं हूँ। जगदीश सिंघानिया के मुंह से फिर से रखेल का बेटा सुनकर अयांश ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का पोता बनने का कोई शौक नहीं है। और रही बात रखेल के बेटे की, तो मैंने कहा था तेरे बेटे को बाहर नाजायज रिश्ता रखने के लिए। मैंने कहा था तेरे बेटे को अपनी बीवी को छोड़कर बाहर मुंह मारने के लिए। जो तुम मुझे गंदा खून का रहा है। कहते हुए अयांश ने जगदीश सिंघानिया के बालों को पकड़कर उसका सर जोर से सीढ़ियों की रेलिंग पर पटक दिया। जैसे ही जगदीश सिंघानिया का सर रेलिंग से टकराया, उनके मुंह से चीख निकल गई और उनके सर से पहले से ज्यादा खून निकलने लगा। अभिषेक सिंघानिया ने जैसे ही ये देखा, वह दौड़ते हुए अयांश के पास आ गए। अभिषेक सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अयांश, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम पागल हो चुके हो। पागल, हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उन्हें। अभिमन्यु सिंघानिया की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते कहा, क्या आपको अभी पता चला कि मैं पागल हूँ? मैं तो बचपन से पागल हूँ ना, इसलिए तो मुझे पागल खाने भेजा था। अयांश की बात सुनकर अभिमन्यु सिंघानिया चुप हो गए। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतने सारे शोर की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी नीचे आ चुके थे। सीढ़ियों पर खड़ी ईशानी ने जैसे ही अयांश की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। तभी उसे पीछे से आक्रोश की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ ईशानी? कहते हुए आक्रोश का ध्यान भी लिविंग रूम में मौजूद अयांश पर गया, जो कि इस वक्त जगदीश जी के पास बैठा हुआ था और जगदीश जी के माथे से खून निकल रहा था। अपने दादाजी की हालत देखकर आखिरी वर्ष दौड़ता हुआ नीचे आ गया। उसने घबराते हुए कहा, दादाजी क्या हुआ है? कहते हुए आक्रोश ने उनके पास जाने की कोशिश की तो अयांश ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, बुढ़े के पास आने की जो कोई भी कोशिश करेगा वह भगवान के पास चला जाएगा। इसलिए जिस किसी को मरने की चाह हो वो मेरे पास आ सकता है। अयांश की बात सुनकर आक्रोश के कदम अपने आप पीछे हट गए। अयांश कितना खतरनाक हो सकता है, यह इस घर में मौजूद हर एक इंसान अच्छे से जानता था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अयांश के पास जाकर जगदीश सिंघानिया को उसकी कैद से निकाल सके। अयांश मुस्कुराते जगदीश सिंघानिया के पास बैठा हुआ था। उसने जगदीश सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, तेरे जायज खून में से कोई तेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है। सब ने तुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वैसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? कहते हुए अयांश अपने हाथ में पकड़े हुए फ्रूट नाइफ को जगदीश सिंघानिया के चेहरे पर घुमाते हुए हंस रहा था। दूर खड़े अभिमन्यु सिंघानिया, आक्रोश, ईशानी सब लोग डरे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अयांश के पास जा सके। तभी वहां पर अयांश को किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के साथ यह सब कुछ करने की? अयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सीढ़ियों पर वरुण सिंघानिया खड़ा था। वरुण को देखकर अयांश की आंखों में अजीब से भाव नजर आने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो बुढ़े का प्यारा पोता बचाने के लिए आया है। आ जाओ, देखते हैं तुम बुढ़े को बचा पाते हो या नहीं। कहते हुए जगदीश सिंघानिया के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, देख बुढ़े, देखना तेरे तीसरा पोता लायक है, तुझे बचाने के लिए आ गया। जगदीश सिंघानिया अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके माथे से काफी खून निकल चुका था और अयांश तो जैसे आज उनकी जान लेने पर तुला हुआ था। वरुण ने गुस्से से नीचे आकर चिल्लाते हुए कहा, देख अयांश, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरे दादाजी को छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरुण की बातें सुनकर अयांश ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्यारे बड़े भैया, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, पर मैं तुमसे भी ज्यादा बुरा हूँ, इसलिए बुरा बनने की धमकी मुझे तो दो ही मत। अयांश की बात सुनकर जगदीश सिंघानिया ने धीमी आवाज में कहा, तू गंदा खून है, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे पोते के साथ खुद को कंपेयर कर सके। जगदीश सिंघानिया ने इतना कहा ही था कि अयांश ने एक और बार उनका सर रेलिंग पर पटकते हुए कहा, तो मैंने कब तेरे घटिया पोते के साथ खुद को कंपेयर किया? मैं तेरे पोते से कहीं गुना ज्यादा घटिया हूँ, इसलिए मुझे किसी के साथ खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत हो चुकी है तेरी बकवास, बहुत दिन हो गए किसी का शिकार नहीं किया, लगता है कि अब तेरा ही शिकार करना होगा बुढ़े। इतना कहकर अयांश ने फ्रूट नाइफ को जगदीश सिंघानिया की गर्दन पर रख दिया। वरुण ने चिल्लाते हुए कहा, अयांश तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कहते हुए वरुण अयांश और जगदीश जी की तरफ दौड़ने लगा। वह उनके करीब पहुंच पाता इससे पहले ही अयांश के कानों में किसी की तेज आवाज सुनाए, अयांश रुक जाए।
इस आवाज को सुनते ही अयांश के हाथ रुक गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसका ध्यान सेकंड फ्लोर पर खड़ी प्रेरणा जी पर गया, जो कि काफी कमजोर लग रही थी और उसी की तरफ देख रही थी। प्रेरणा जी को देखते ही अयांश ने जगदीश सिंघानिया को धक्का दे दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। प्रेरणा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, हमारे पास आए अयांश, कहते हुए उन्होंने अपनी दोनों बाहर खोल दी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, कहते हुए वह सबको इग्नोर करता हुआ सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर जाने लगा। वही उसे इस तरह से जाते हुए देखकर सबने सुकून की सांस ली। अयांश के जाते ही सब लोग दौड़ते हुए जगदीश सिंघानिया के पास आ गए, जो कि आधी बेहोशी की हालत में चले गए थे। अयांश ने ऊपर जाकर प्रेरणा जी को गले से लगाकर किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह कहा, आप ठीक हैं? आप बेहोश हो गई थी ना? आपको क्या हुआ था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप बहुत बुरी हो माँ, कहते हुए अयांश की पकड़ प्रेरणा जी पर मजबूत हो गई। प्रेरणा जी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर धीरे से कहा, आप क्यों इस तरह से गुस्सा करते हो? अयांश, क्यों? प्रेरणा जी की बात सुनकर अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, वह बुढ़ा क्यों मुझे गंदा खून बोलता है माँ? मैं गंदा खून नहीं हूँ, कहते हुए अयांश में पलटकर दीवार पर जोर से अपना सर से मारा। उसके ऐसा करते ही प्रेरणा जी के मुंह से चीख निकल गई। सबका ध्यान ऊपर प्रेरणा जी और अयांश पर गया। अयांश ने जैसे ही अपना सर दीवार पर दे मारा, उसके माथे से खून निकलने लगा। उसने अपने खून को अपने हाथ पर लगाते हुए कहा, माँ देखिए ना, ये खून गंदा कहाँ से दिखता है आपको? देखिए, उस बूढ़े का खून भी ऐसा ही है, फिर भी वह हमेशा मुझे गंदा फोन बोलता है। वह क्यों गंदा खून बोलता है माँ? अयांश की बात सुनकर प्रेरणा जी अपने मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। वही लिविंग रूम में मौजूद अभिमन्यु जी की आंखों से भी लगातार आंसू निकल रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, आप सच कहती है प्रेरणा, हमने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। हमारी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। इसमें हमारी ही गलती है, सारी गलती हमारी ही है प्रेरणा, कहते हुए उन्होंने जगदीश जी की तरफ देखा, जिन्हें वरुण आक्रोश उठाकर उनके रूम में लेकर जा रहे थे। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।